सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, हो सकता है कुछ पास टॉपर्स का मैं नाम भी लूँ। मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं है। मेरा उद्देश्य उनके साथ कोई एनिमिटी भी नहीं है, पर्सनल मेरा कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, उनके कुछ कंडक्ट को लेकर मैं सवाल उठा सकता हूँ, बस उस कंडक्ट तक ही मेरा लेना देना है। उसके अलावा आई रेस्पेक्ट देम अ लॉट। उन्होंने जो अचीव किया अपने जीवन में उसकी मुझे कद्र है, लेकिन मुझे जो लगता है कि गलत है उसके बारे में बोला जाना भी जरूरी है। कीमत, अब देखो आपकी दो तरीके से कीमत लगेगी। अब एक कोचिंग वाले आपकी कीमत लगाएंगे हमारे जैसे लोग, और एक आपकी कीमत लगाई जाएगी मैरिज मार्केट में, यदि आप मैरिड नहीं हो तो। बी नाइस विद फेलो एस्पिरेंट्स। ये फ्यूचर जनरेशन की अपने बात कर ली, जो आपके आगे वाली जनरेशन है, जो आपके जूनियर से जो तैयारी कर रहे हैं। फेलो एस्पिरेंट्स कौन है? आपके साथ जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, आपके साथ जिन्होंने मेंस लिखा था। आपको आज सच्चाई पता है कि उनमें आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। कोचिंग संस्थानों के बारे में बताता हूं, यदि आप सच में सेल्फ स्टडी से निकले और आपका सच में ये व्यू कि कोचिंग संस्थान बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रेस्पेक्ट योर थॉट्स। लेकिन रैंक जो 3 थी मैम, उन्होंने भिक्षावृत्ति के लिए बहुत अच्छा, क्या नाम था मैम का, शिवाक्षी खंडल मैम, भिक्षावृत्ति के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया इसमें, वेरी कमेंडेबल। यदि आप काला चश्मा लगा के एलियन की गाड़ी के आगे फोटो लगा के हवाबाजी कर रहे हो, तो नेक्स्ट जनरेशन को आप यही सिखा रहे हो और कुछ नहीं सिखा रहे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूं कि जब रिश्तेदार, आसपास के जो एमएलए साहब हैं, माला आपको पहनाते हैं, अब मान लो किसी के साथ एनिमिटी भी है ना, आज यदि आपके पास मौका है सिलेक्शन होने के बाद कि आप आगे से जाके उसके साथ कॉल करो, उसको मैसेज करो, ये मौका है, इसको जाने मत दो। हाँ जी, वीडियो जब तक आएगा तब तक या तो रिजल्ट आ चुका होगा या आने वाला होगा। तो सबसे पहले तो जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं। ये वीडियो का जो मेन पर्पज है वो है कि आपको टॉपर बनने के बाद में किस तरीके से पब्लिक लाइफ में कंडक्ट करना चाहिए। कुछ लोगों में एक ग्रेस दिखा, ह्यूमिलिटी दिखी, कुछ लोगों में ऐसा दिखा कि हाँ यार दे डिजर्व टू बी देयर, और कुछ लोगों में ऐसा लगा कि यार सरकार ने गलत सिलेक्शन ले लिया इनका। और इसमें उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनको पता नहीं होता कि वो अपना नुकसान करवा रहे हैं आउट ऑफ ईगो या फिर जो भी है। लेकिन उन पे अपन बात करेंगे कि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में एक जो सेलेक्टेड टॉपर है वो अपने एटीट्यूड में बदलाव ला दे, या फिर वो उस बहती जो धारा है उससे हटके जेन्युइन रहे, तो ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो आई वॉन्ट बीट अराउंड द बुश, डायरेक्ट में बात करता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, हो सकता है कुछ पास टॉपर्स का मैं नाम भी लूँ, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के ना फिर वो रिलेट नहीं कर पाओगे आप चीज़ें, वो फिर हवा हवाई बातें हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं सेलिब्रेशन से। जश्न जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ध्यान रखो इस जश्न के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी शुरू हो जाती है। आपके डिस्टेंट रिलेटिव, डिस्टेंट फ्रेंड जिनसे आपकी आज दिन तक बात नहीं होगी कॉलेज के बाद में, स्कूल के बाद में, वो भी आपको मैसेजेस करेंगे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, सक्सेस के पीछे, मतलब वही बोलते हैं ना कि भाई गुड़ के पीछे मक्खियां भागती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो भी गलत नहीं है। तो आप ऐसे केस में ह्यूमिलिटी बनाए रखना। आपको टाइम हो, देखो नो बोलना सीखना पड़ेगा आपको, कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत मिलो जो इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यदि आपके पास टाइम हो तो पेशेंस बनाए रखें। 2-3 महीने की बात है, फिर उसके बाद में फिर चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, फिर चीज़ें नॉर्मल पथ पे आ जाएगी। तो 2-3 महीने पेशेंस बनाए रखना है, सबको रिप्लाई करना है, ह्यूमिलिटी दिखानी है, विनम्रता दिखानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हवा में नहीं आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ कि जब रिश्तेदार, आसपास के जो एमएलए साहब हैं, माला आपको पहनाते हैं, तो आपको अभी तक आप नॉर्मल हो, आपको भी पता है रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट तक आप नॉर्मल होते हो। पीडीएफ में आपने नाम देखा, आपकी मेहनत का आपको फिल्म मिल गया, आप खुश हो। लेकिन जैसे जैसे आपके आसपास आप एनवायरनमेंट को देखते हो, आपको तवज्जो मिलने लग जाती है, तो फिर वो थोड़ा दिमाग ना सटकने लग जाता है धीरे धीरे। आई हैव सीन पीपल, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो वो मत छोड़ो, जो ग्राउंड है, रियलिटी है, वो अलग है। मैं बता रहा हूं आज के 6 महीने बाद में नए टॉपर्स आ जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला पुराने वाले टॉपर्स को। आप खुद बता दो 2013 का टॉपर आपको याद है क्या? नाम याद होगा 1, क्या सेकंड रैंक याद है क्या? नहीं है। 2015 का कौन था? नहीं याद है। 2013 का टॉपर आपके सामने आ जाएगा, नहीं पता आपको। 2018 में मुक्ता राव मैडम बने थे। मुक्ता राव के बाद में सेकंड रैंकर का नाम भूल गए होंगे आप, थर्ड का तो बिल्कुल ही भूल गए होंगे। और मुक्ता राव मैडम के भी बहुत सारे अपोजिट व्यूज है कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, गलत किया, उसमें भी अपन भी बात करेंगे कि अपने को क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर सब कुछ वापस उसी उस पर, इसे एथिक्स के टर्म में बोलते हैं, हेडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं, कि अल्टीमेटली जो आपका जो सुख स्पाइक हुआ है वो उसी लेवल पे आ जाएगा, या फिर दुख जो होते हैं, आप फेल होते हो तो जो दुख होता है वो भी उसी एक लेवल पे आ जाएगा। तो जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करोगे, ट्रेनिंग तक आपका सब होंकी डोरी होता है, मजा आता है, बैचमेंट के साथ आप बैचलर लाइफ जीते हो, सब कुछ मजा आता है। जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करोगे, फिर आपको अपने आप सच्चाई पता लग जाएगी कि अरे यार ये क्या सेलिब्रेशन होता, कौन मुझे समाज में सेलिब्रेट कर रहा था। क्योंकि समाज में जो आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वो आपसे दर्जे में अपने आप को नीचा मानते हैं, इसलिए वो आपको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करोगे, आपको आपकी सच्चाई पता लगेगी। बिलीव मी, नहीं होता उतना पावर जितना आप समझ रहे हो। इस सेंटेंस से हो सकता है मुझे एज ए कोचिंग बिजनेस ओनर नुकसान भी हो सकता है कि यार पावर नहीं होता तो फिर क्यों एडमिशन ले रहे हैं, क्यों आरएस के पीछे भाग रहे हैं। इवन आप
कोई भी मतलब टॉप रैंक आ जाओ, एसडीएम बन जाओ, और 6 महीने बाद में आप किसी चौराहे पे खड़े रहना या रिद्धि सिद्धि पे कोई नहीं पहचानेगा आपको, ये सच्चाई है। और एक आईएएस ऑफिसर किसी जिला का कलेक्टर भी होगा और बिना अपने तामझाम के गाड़ी वगैरह के यहाँ पे खड़ा होगा, नहीं पहचानेगा। तो स्टॉप ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक ए सेलिब्रिटी, और मोदी साहब की तरह ट्रीट करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप सेलिब्रेट मत करो, बिल्कुल एंजॉय करो आपके पार्टनर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो इस सक्सेस को, है ना। लेकिन जब आप अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हो तो दो नुकसान होते हैं। जैसे ही ये फेम जाती है 5-6 महीने बाद में जाएगी, पक्का जाएगी, आपको डांट पड़ेगी कलेक्टर साहब के द्वारा, एमएलए साहब आपको कुछ ट्रीट नहीं करेंगे, कोई ढंग का ऑफिसर होगा, जुडिशरी आपको बिल्कुल ढंग से ट्रीट नहीं करती है जब आप कुछ गलत करते हो तो फिर ज्यादा आपके ईगो पे चोट होती है। क्यों? क्योंकि ईगो का गुब्बारा बहुत फूल चुका है, और जब गुब्बारा फूलता है तो वो आवाज के साथ फटता है। तो इस ईगो के गुब्बारे को ज्यादा मत फुलाओ, शांत रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, नुकसान आपका ही होगा, दर्द आपको ही होगा। जितनी ज्यादा फेम को एंजॉय कर सकते हो, अब फेम पे भी आएंगे, व्यूज पे भी आएंगे, इंप्रेस करने पे भी आएंगे, इंस्पायर करने पे भी आएंगे, ठीक है। ये जो टाइम है अगले 6 महीने, इसमें मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स बनाओ। आपकी जो सोशल कैपिटल है, नेटवर्क है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 6 महीने बाद में बहुत कम लोग पूछने वाले हैं आपको, लेकिन 6 महीने में किसी को छोटा बड़ा ट्रीट मत करो। कोई कोचिंग ओनर है, कोई स्कूल ओनर है, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब है ना, कोई एमपी साहब है, एमएलए साहब है, सबके साथ कॉन्टेक्ट बनाओ। कोई कॉमन लोग है किसी गाँव के, कॉन्टेक्ट बनाओ। ये कॉन्टेक्ट काम आने वाले हैं, बिलीव मी। आपके, क्योंकि आपकी पोस्टिंग अब जीवन भर बाहर रहेगी, आपके गांव के आपके पड़ोसी ना, उनसे इस टाइम यदि आप कॉन्टेक्ट बनाओगे तो कल के सुख दुख में आपके साथ रहेंगे वो। जब आप बाहर पोस्टिंग रहोगे, जब आपको आने में 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, तो घर में पीछे मम्मी पापा या कोई बीमार होता है तो वही लोग संभालेंगे। तो आपके जो बड़े भाई हैं, जो आपके ताऊ जी है, चाचा जी है, पड़ोसी है, उनके साथ बहुत अच्छे से कॉन्टेक्ट बना के रखो। अब मान लो किसी के साथ एनिमिटी भी है ना, आज यदि आपके पास मौका है सिलेक्शन होने के बाद कि आप आगे से जाके उसके साथ कॉल करो, उसको मैसेज करो, ये मौका है, इसको जाने मत दो वापस संबंध बनाने के लिए। उसको इतना शर्मिंदगी महसूस होगी, इतना ग्लानि महसूस होगी सामने वालों को कि देखो यार, टॉपर बनने के बाद में भाई ने आगे से मैसेज किया है। एनिमिटी खत्म करने का ये बहुत बहुत अच्छा मौका है आपके पास। तो ठीक है, जश्न मनाओ, लेकिन जिम्मेदारियां मत भूलो। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये था। आगे चले अपन, ठीक है साहब। कीमत, अब देखो आपकी 2 तरीके से कीमत लगेगी। अब एक कोचिंग वाले आपकी कीमत लगाएंगे, हमारे जैसे लोग, और एक आपकी कीमत लगाई जाएगी मैरिज मार्केट में, यदि आप मैरिड नहीं हो तो, ठीक है। सबसे पहले मैरिज मार्केट की बात करते हैं। यार प्लीज अपने आप को मत बेचना। आई सीन पीपल जिन्होंने अपने आप को लिटरली बेच दिया है, और पूरी जिंदगी, क्योंकि अर्धांगिनी बोलते हैं पत्नी को, मतलब पत्नी या पति को, जो भी, क्योंकि आप यदि महिला ऑफिसर हो तो आप पति चूज करोगे, और आप पुरुष ऑफिसर हो तो आप अपने लिए एक धर्मपत्नी चूज करोगे। तो पावर और पैसे के पीछे ये रिश्ता मत करना। अगले 40 साल आपके उस इंसान के साथ बिताने हैं आपको, जिंदगी नरक बन जाएगी। कोई नहीं पूछेगा कौन एसडीएम में क्या है, क्योंकि घर आना है अल्टीमेटली आपको ऑफिस से। ऑफिस में इतना सारा काम होता है, इतना सारा बर्डन होता है। आज एक आरपीएस सर से बात हो रही थी, फोन उठाने का टाइम नहीं है उनके पास। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो घर पे आपको शांति चाहिए होती है। तो पावर, क्योंकि हो सकता है आपके पास लोकल एमएलए की बेटी का भी रिश्ता आ जाए, आप यदि टॉप रैंक पे आ गए, एसडीएम बन गए तो, है ना। बहुत बड़े डॉक्टर का, सर्जन का बेटी का रिश्ता आ जाए, है ना। बहुत बड़े नेताजी का रिश्ता आ जाए, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि इनके साथ रिश्ते नहीं करने, बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको असेस करना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा है, ठीक है। आप ट्रेनिंग में इस बेसिस पे ये फैसला मत लेना कि यार मैं एसडीएम हूं, ये आरपीएस है, बढ़िया चलेगा, अपना 2-2 रैंक आ जाएगी अपने घर में, मत लेना ये। यदि आप कॉम्पिटेबल हो, अभी यदि आपको लगता है कि हाँ यार ये इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताया जा सकता है, यदि आपको लगता है कि यार इनकी मैं पूरी जिंदगी रेस्पेक्ट कर सकता हूँ, इनके साथ पूरी जिंदगी दोस्त के साथ की तरह रह सकता हूँ, उनके साथ मैं शाम को डेली आधे घंटे घूम सकता हूँ, तभी आप वो रिश्ता स्वीकार करना। मेरी बात को याद रखना आप, ठीक है। जब मेरी आईआईटी में रैंक आई थी, मतलब उस टाइम हमारे जिले से बहुत कम लोग आईआईटी में, तो बहुत बड़ा रिश्ता आया था। घर मैं तो कितना 16-17 साल का था, घर वालों ने रिश्ता कर भी दिया था, बट आई हैव फेस ऑल दीज थिंग्स। और वो रिश्ता, मतलब ये पर्सनल चीज़ है, लेकिन वो रिश्ता मुझे तोड़ना पड़ा जब मैं समझदारी के उस पर आ गया था। मतलब शादी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा होता नहीं कि अपने गांव में ऐसा होता है कि भाई हाँ भाई ये बच्ची हमारी, ये बच्चा हमारा, क्योंकि कॉम्पेटिबिलिटी बाद में समझ में आती है कि नहीं यार यहाँ नहीं ऐसे चल पाएगा। तो पावर और पैसे के पीछे मत भागो, शांति सुकून के पीछे भागना है अपने को, ठीक है। एक कीमत ये हो गई। दूसरी कीमत कोचिंग वाले लगाएंगे। अपने आप को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए के लिए मत बेचो। इतने ही देते हैं कोचिंग वाले, ठीक है। बोला हमारे पास तो देने को है नहीं। फ्यूचर में यदि मैं भी, बड़ी होगी कनेक्ट, मैं भी यदि आपको ऑफर करूं फ्यूचर में, ये वीडियो सेव करके रख लेना, नहीं देना आप, ठीक है। 2-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आज के 2 साल बाद, 5 साल बाद में आपके लिए कुछ नहीं होंगे। आज आपके लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकता है, लेकिन गिल्ट में रहोगे, बिलीव मी। और आप अपने जो फ्यूचर एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस कर सकोगे। मैं बस बोल रहा हूं कि यदि कल को मैं आपको बोलूं, आप मान लो आपने कनेक्ट सिविल से पढ़ाई की है, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ गई, और आपने
किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हेल्प लिए आप खुला बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको मैंने खरीद नहीं लिया है यदि मैंने आपको पढ़ाया या फिर आपका यहाँ पे एडमिशन था तो नहीं। उससे क्या होगा कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है आगे उनको नुकसान होता है, तो ये मत करना प्लीज। जेन्युइनली यदि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सको तो कर देना, ठीक है। तीसरी चीज, आप क्या करते हो, वही 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए के लिए मल्टीपल इंस्टीट्यूट से टाई अप कर लेते हो। यदि आपने सच में मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की मदद ली है तो आप बोलो, खुल के बोलो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सिर्फ पैसों के लिए यदि आप मैं साफ साफ बोल रहा हूं, यदि एक से ज्यादा जगह मुंह मारोगे तो फिर आपकी जो साख है, जो आपकी इज्जत है, कुछ नहीं रहेगी। क्योंकि आज का जो एस्पिरेंट है, आज का जो 20 साल का बच्चा है ना, वो समझदार हो गया है, उसे भी सब चीजें पता है। मोबाइल का जमाना आ गया, ये जो जेन जी है, जेन जनरेशन है, ये बहुत स्मार्ट हो गई है, सबको पता है कि कौन क्या किससे कितनी गाइडेंस ली थी। तो ये मत करो। इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन सम मनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं अपन। आज के बाद जैसे ही आप टॉपर बनते हो, बिलीव मी योर वर्ड्स विल मैटर। मतलब मेरे इस वीडियो पे उतने व्यूज नहीं आएंगे जितना आपके टॉपर बनने पे 1 घंटे के अंदर व्यूज आ जाएंगे। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी की नई नई सक्सेस को सब सेलिब्रेट करते हैं, सब इंसाइट लेना चाहते हैं, ये सच बात है। लेकिन ये ध्यान रखना कि व्यूज आर टेम्पररी, वैल्यूज आर परमानेंट। आप कोई भी पोस्ट डालते हो उसकी एक वैल्यू है, उसको बच्चा पढ़ के इंस्पायर हो रहा है। यदि आप गलत चीज डाल रहे हो तो गलत तरीके से इंस्पायर हो रहा है वो, तो आपका हर वर्ड जो आप बोलते हो, हर टेक्स्ट, हर जो लेटर आप लिखते हो, उसकी वैल्यू है। आज से ध्यान रखना। यदि आप काला चश्मा लगा के एसडीएम की गाड़ी के आगे फोटो लगा के हवाबाजी कर रहे हो तो नेक्स्ट जनरेशन को आप यही सिखा रहे हो और कुछ नहीं सिखा रहे आप, ठीक है। आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन साथ में आप डालो यार काला चश्मा एसडीएम, सॉरी, है ना, एसडीएम वाली जो गाड़ी के आगे फोटो डालो, वो आपको एक अचीवमेंट मिली है, सेंस ऑफ वो मिली है। लेकिन साथ में आप ऐसे पोस्ट भी डालो कि आपका काम क्या है, आप वहां पे किसकी हेल्प कर रहे हो, आप क्या क्या परिवर्तन ला सकते हो समाज में, है ना, आप क्या क्या इनिशिएटिव ला सकते हो। जैसे रैंक जो 3 थी मैम, उन्होंने भिक्षावृत्ति के लिए एक बहुत अच्छा क्या नाम था मैम का, शिवाक्षी खंडल मैम, भिक्षावृत्ति के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया अजमेर में, वेरी कमेंडेबल इंस्टीट्यूट। राजेश जी हैं अपने चूरू एसडीएम, सॉरी यहाँ पे चोमू एसडीएम लगे हुए थे, जो महंगाई कैंप पे उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे मामले सुलझाए। तो ये सब डालो आप, इससे क्या है, फ्यूचर जो जनरेशन है स्टूडेंट्स की, वो सच में इंस्पायर होगी कि यार एसडीएम के पास पावर तो होता है यार, सच में यार कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा एसडीएम थे अपने उपेंद्र सर, उन्होंने लाइब्रेरी बनवाई क्राउड फंडिंग से। ये है असली चीजें, है ना। हवाबाजी करोगे, जो जो हमारे जैसे लोग हैं ना, जो समझदार लोग हैं सच में भाई, जो छोटे बच्चे 15 16 20 साल के, वो आपकी इज्जत कर सकते हो, आपसे इंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन जो ढंग के समझदार लोग हैं आउट देयर इन द मार्केट, इन द पब्लिक डोमेन, वो आपको तुच्छ समझते हैं कि ये देखो, है ना। मतलब अभी मैं फोटो भी लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है, फेस को ब्लर करके, क्योंकि मेरा किसी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है भाई साहब। मतलब कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी का कुछ इवेंट होगा, चीफ बैठे हैं सबसे आगे सोफे में, और वहां पे एरो लगा के लिख भी हो रही कि एज ए चीफ जस्टिस। कितना मूर्ख समझते हैं ये लोगों को, ठीक है। कोचिंग संस्थानों के बारे में बताता हूं। यदि आप सच में सेल्फ स्टडी से निकले हो और आपका सच में ये व्यू है कि कोचिंग संस्थान बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रेस्पेक्ट योर थॉट्स, लेकिन साथ में आप अल्टरनेटिव भी बताओगे बच्चों को, आप साथ में उसके लिए काम भी करोगे। आपने मान लो एक वीडियो बनाया कि कोचिंग खराब है, सब कुछ है, आप आरबीएससी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, ठीक है, मान लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे, आपको भी पता है कि खुद से नहीं समझ सकते एनआईओएस की बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स को, आरबीएससी की बुक्स को, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत लचर रहा है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो आप ये बात बोल रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि यूट्यूब फ्री है, मैं आपको डिवाइसेज ला के दूंगा, यहां पे आप आओ, कोचिंग संस्थान में आओ, कनेक्ट सिविल्स में, बिना कनेक्ट का प्रचार किए हुए मैं आपको बोर्ड प्रोवाइड करूंगा, स्मार्ट बोर्ड। आप लो पूरी क्लास है, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ बच्चों को, एथिक्स पढ़ाओ बच्चों को, पबेट पढ़ाओ, जो आपका सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ाओ, फ्री में डालो आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका सहायता करने के लिए तैयार हूं, मैं सारे डिवाइसेज, आपको इंटरनेट, सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। बच्चों को अल्टरनेटिव भी दो, सिर्फ कोचिंग संस्थान को क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। आप क्रिटिसाइज करके चले जाते हो, बच्चा कंफ्यूज होता है, यार कोचिंग नहीं करूं तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सबकी यार एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबकी कॉलेजेस उतनी अच्छी नहीं है, और कोचिंग क्योंकि टॉपर साहब ने मना कर दिया कोचिंग के लिए, और फिर कोचिंग नहीं करूं तो समझ में नहीं आया तो करूं क्या। तो आप लाओ ना वीडियोस लाओ, आप मुझे बता दो, सच्ची बात बता दो, आज तक कितने टॉपर हुए हैं जिन्होंने फुल फ्लेज कोई एक सिंगल कोर्स करवा दिया हो। मुक्ता राव मैडम ने इतनी जगह गाइडेंस दिया, भर भर के सारे कोचिंगों में जाके गाइडेंस दिया, क्या एक पूरा फुल फ्लेज कोर्स कराया? क्या एथिक्स का चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर के स्टडी तक पढ़ाया क्या उन्होंने? नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। जबकि टाइम होता है आपके पास, 6 महीने आपके पास होते हैं, ट्रेनिंग के टाइम आपके पास टाइम होता है, आप जयपुर रहते हो, आप किसी भी स्टूडियो को मैं हायर कर सकते हो,
कितने मुश्किल से 200-300 रुपये पर मंथ पर घंटा लेते हैं वो, है ना। आपके पास पैसा नहीं है, हम उसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन यदि आप ये बोल रहे हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जो लोग सेल्फ स्टडी से नहीं समझ पाते उनकी हेल्प करो, पूरा कोर्स लाओ, फुल फ्लेज कोर्स लाओ। गाइडेंस तो यार, गाइडेंस तो भरी पड़ी है, 1000 टॉपर 1000 चीजें बोलते हैं। आप पढ़ाओ कि यार मेरा इकोनॉमिक्स, आप अपना एक ग्रुप बना लो टॉपर्स का, कि टॉप 10 ने डिसाइड कर लिया कि यार मैं पबेड़ पढ़ाऊंगा, मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिर देखो कोचिंग संस्थानों की जरूरत होती है कि नहीं होती है। भाई मेरी 670 रैंक आई पिछली बार, मैंने शुरुआत कहां से की, मैंने एथिक्स पढ़ाने शुरुआत की, और राइट फ्रॉम द चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक मैंने पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाई, तब जाके कनेक्ट को थोड़ी हवा मिलने लगी कि यार ठीक है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो करो ना, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बी नाइस विथ फेलो एस्पिरेंट्स, ये फ्यूचर जनरेशन की अपन ने बात कर ली, जो आपके आगे वाली जनरेशन है, जो आपके जूनियर से जो तैयारी कर रहे हैं। फेलो एस्पिरेंट्स कौन है? आपके साथ जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, आपके साथ जिन्होंने मेंस लिखा था। आपको आज सच्चाई पता है कि उनमें और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रैंक, तो आपकी आ गई उनकी नहीं आई। स्पेशली इंटरव्यू वाले ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं कि बहुत कम अंतर होता है, जो टॉप 10 में आ गया और जो 500 से बाहर हो गया, उसमें 4-5-10 नंबर का अंतर होता है, और 4-5-10 नंबर का अंतर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बोर्ड कौन था, मेंस में कॉपी इवैल्यूएटर कौन सा आ गया, आपका रोल नंबर कहां से, आपकी संभावना, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी थिंकिंग चेंज नहीं होनी चाहिए इन फेलो एस्पिरेंट्स के लिए। वो वापस दोबारा तैयारी करते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट छोड़ देते हो, आप उनको यार गाइड करते रहो, उनके साथ दोस्ती मत तोड़ो, है ना। जैसे मेरे साथ कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, जो मेरे साथ इंटरव्यू में तैयारी करते थे, भाई दूसरे तीसरे दिन ऐसे चेंज हुए। पहले मैं सुनता था बातें कि ऐसे टॉपर चेंज हो जाते हैं, वैसे होते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे कोई मतलब क्या, आपने कोई बहुत बड़ा क्या पीएम मोदी का चुनाव थोड़ा ना जीत लिया आपने, ऐसे कैसे चेंज हो जाओगे, है ना। क्योंकि मुझे तो पता है ना सर्विस की सच्चाई, तो मुझे लगता नहीं होते चेंज। लेकिन आई हैव सीन पीपल, मतलब एक मैडम तो ऐसे, मतलब कि इतने, क्योंकि मुझे अपने कोचिंग का प्रमोशन नहीं करवाना था, मुझे हेल्प चाहिए थी उनकी, एंड सी ट्रीटेड मी लाइक कि यार भाई मैं तो पता नहीं क्या बन गई। कोई रेस्पेक्ट नहीं करता आगे। मुझे पता है कि उनकी सेल्फ लाइफ जो 6 महीने खत्म है, उनको कोई नहीं जानेगा। आज कल को यहाँ चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, वो कोई नहीं जानेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको ह्यूमिलिटी रखनी है, रेस्पेक्ट रखनी है। आपके जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि हो सकता है उनका एसडीएम में नहीं हुआ हो सकता है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पहली बात तो अगले अटेम्प्ट में हो सकता है, नहीं तो वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कल को ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत तगड़ा कर सकते हैं, कल को कोचिंग बिजनेस में बहुत तगड़ा कर सकते हैं, कल को वो नेता बन सकते हैं। आप उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहो, उनके साथ इज्जत से पेश आओ, वो भी आपके साथ ही थे, ठीक है। तो ये चेंज मत होना आप प्लीज। आसान नहीं होता मैं जो बोल रहा हूँ चीजें करना, लेकिन मत होना। आपके फायदे के लिए बात बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप सर्विस में एंटर करोगे, आपको मैं वर्ड यूज कर रहा हूं औकात, आपको पता लग जाएगा कि यार उतने भी तगड़े नहीं बने हम, है ना। हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूं, बहुत पावर होती है पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। मतलब एक एसडीएम में, एक आरपीएस ऑफिसर में बहुत पावर होती है आप अच्छा काम करने के लिए, है ना। और अच्छे ऑफिसर्स के लिए, मतलब आज जैसे मुझे ऑप्शन दिया जाए तो भाई मैं तैयार हूं कि भाई मुझे एसडीएम बना दो यार। मतलब पैसा क्या है, पैसा तो उस चीज की रेस्पेक्ट है, बहुत पावर होती है। लेकिन यदि लीगली आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, इलीगली आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आजकल सब कुछ, आप एक मतलब पढ़ी लिखी जनता हो गई। अब केरल की तरह हो गया मामला, केरल में आईएएस ऑफिसर्स को एक बाबू की तरह ट्रीट किया जाता है। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब जनता पढ़ी लिखी, आरटीआई आ गया, सब कुछ आ गया है, किसी का कुछ गलत नहीं कर सकते आप, है ना। मतलब पर्सनली आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, लेकिन ये मुझे करना पड़ा। 4-5 एसडीएमओ को मैंने ब्लॉक कर रखा है। क्यों? क्योंकि रात को 11-11, 12-12 बजे, जब मैंने कोचिंग की शुरुआत की थी, 11-11, 12-12 बजे मुझे कॉल करके, दारू पी के कॉल करके, मतलब टाइम पास करते थे मेरे साथ। ऐसे उन्होंने मेरे को ऐसे गलत शब्द नहीं बोले, लेकिन बातें कर रहे हैं, अब फोन काट दो, क्योंकि रिस्पेक्ट थी यार मेरी उनके लिए। फोन काट दो तो नाराज हो जाते थे, अरे यार तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़ा आदमी। अरे यार तुम अपने जीवन जियो, मुझे अपना काम करने दो, खत्म बात। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अरे यार ये तो गलत लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो आई अल्टीमेटली आई टू ब्लॉक दीज पीपल कि यार ये कोई काम की नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तो फेलो एस्पिरेंट्स का ध्यान रखना, वो भी आपके दोस्त थे एक टाइम पे, उनकी इज्जत से पेश आना है आपको। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक और आपको सेशन दूंगा, बी जेन्युइन प्लीज। यदि आप डिप्रेशन में गए थे तैयारी के टाइम पे, बताओ यार बच्चों को, क्योंकि यदि आपका सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो पाता, तब बताओ उनको। आप ऐसे वो ट्रीट मत करो अपने आप को कि मैं तो परफेक्ट था राइट फ्रॉम द डे वन, मैं तो बचपन से ही, मैंने तो एसडीएम बनने का सपना था और मेरे लिए तो सब कुछ सही था। ऐसे मत करो। फिर वो आपकी जो सच में जर्नी रही है, मतलब मुझे कुछ ऑफिसर्स की बहुत इज्जत है। जब मैं ओटीएस में इंटरव्यू वगैरह लेने जाता था 2 साल पहले, तो उनसे इंटरव्यू लेता था मैं, तो एक सर थे, मैं नाम भूल गया उनका, सॉरी सर मैं आपका नाम भूल गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पैक करके मैं घर चला गया था, कि नहीं है मेरी बस की बात। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर आगे ही रैंक किए। तो ठीक है, ये चीज़ें जब एस्पिरेंट सुनता है ना रियल वाली, तो उसको एक पावर मिलती है कि यार सबके साथ ही ऐसा ही होता है। यदि आप रिलेशनशिप में रहे हो, बताओ यार बच्चों को कि ठीक है, रिलेशनशिप में रहना उतना भी बड़ा पाप नहीं है। यदि आप रिलेशनशिप में आपके एक बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके कारण आपका अटेम्प्ट खराब हुआ है, तो आप बताओ क्या रिलेशनशिप में बताओ। जो भी आपका आप अपने आप को मतलब सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट मत कराओ, या फिर आपके फ्लॉज हैं उनको छुपाओ मत आप।
ठीक है, जो जेन्युइन बात है वो सीधा सीधा बोल दो कि यार कोई बात नहीं, ये वाली बात है, ऐसे ही होता है सिलेक्शन। ऐसे कभी कभी टाइम भी खराब होता है, मैं भी पिछली बार फेल हो गया था, मेरा भी प्री नहीं हुआ था। इससे क्या होगा कि उनका मनोबल बढ़ेगा, आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यार, उनको इंस्पायर करो। लास्ट है इन सर्विस, सर्विस में रह के आपको क्या करना है। आई एम सॉरी, इसके लिए मैं आपका ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं सर्विस में नहीं हूं। मैं आपको भी ज्ञान दे दूं कि भाई करप्शन नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वहां पे क्या सिचुएशन होती है, वहां पे क्या माहौल होता है, वो मुझे नहीं पता। हमारी टीम में कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, यदि वो कभी इस बारे में बात करना चाहेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपसे, तो मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ और वो आपसे जुड़ जाएंगे वीडियोस के थ्रू। तो इस पे अपन कभी किसी और से जो एलिजिबल है, जो कैपेबल है इस टॉपिक में बात करने के लिए, उससे बात करवाएंगे, ठीक है। बाकी मस्त रहो, रेस्पेक्ट एवरी विंग, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना यार। ये सिलेक्शन वलेक्शन तो ठीक है ना, और हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहना, और घर वाले फैमिली मेम्बर से टच में रहना। थैंक यू सो मच, इतना ही बोलना था। इतनी देर आपने पेशेंटली सुना, उसके लिए धन्यवाद।